स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैप्टर 21 रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है? ऐसे तमाम तर एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 82 है, मोर देन 82, ऐसे तमाम तर एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 82 है, ये नेचुरली अपने अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशंस को एमिट करते हैं। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। इस रेडियो एक्टिविटी का हमें 1896 से पहले नहीं पता था। इस रेडियो एक्टिविटी का हमें 1896 से पहले नहीं पता था। 1896 में साइंटिस्ट नेम है हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल ने डिस्कवर की रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर कैसे हुई? इट वाज जस्ट अ बिट ऑफ लक कह लें। इनके पास यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल था। यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल को इन्होंने पैक किया हुआ था फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर। वो फोटोग्राफिक प्लेट्स जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इफ़ेक्ट होती हैं रेडिएशंस की वजह से। दे कैन बी इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स। तो हुआ यूँ कि इन्होंने ना एक यूँ कह लें कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को अंदर पैक किया हुआ था फोटोग्राफिक प्लेट्स के अंदर। पैक भी नहीं असल में किया था, हुआ यूँ था कि जो ड्रॉर है ना, उस ड्रॉर के अंदर फोटोग्राफिक प्लेट्स पड़ी थी और इन्होंने एक्सपेरिमेंट ख़त्म करने के बाद इसको भी वहीं पर प्लेस कर दिया। और जब फोटोग्राफिक प्लेट्स पे देखा तो उसके ऊपर इम्प्रेशंस हैं। वो फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर इम्प्रेशंस आने से मुराद यही थी कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रेडिएशन। जब इस बार बार इस चीज़ को रिपीट करके देखा गया तो पता चला कि ये एलिमेंट अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करता है। एंड रिमेंबर, ये चीज़ क्या थी जो यूज़ कर रहे थे? इट वॉज यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल। मतलब ये यूरेनियम नहीं था, यूरेनियम का कोई सॉल्ट था। अब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो कितना है? 92। इसके बाद दो साइंटिस्ट थे, एक थे पायरी और दूसरी मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी और पायरी दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ थे। मैरी क्यूरी के पास ये एजाज़ है कि उनके पास 2 नोबेल प्राइज़ हैं। दोनों सेम टॉपिक रेडियो एक्टिविटी का ही है। 2 मरतबा नोबेल प्राइज़ मिला, एक दफ़ा फ़िज़िक्स में, एक दफ़ा केमिस्ट्री में। तो मैरी क्यूरी और पायरी ने रेडियो एक्टिविटी को प्रॉपर डिफ़ाइन किया और साथ ही साथ कुछ एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए। इन एलिमेंट्स के अंदर पहला एलिमेंट जो डिस्कवर इन्होंने किया दैट इज़ रेडियम एंड अदर वन इज़ पोलोनियम। नेक्स्ट, ये जो रेडिएशंस एमिट हो रही थी यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल्स में से, इन रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया गया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो इनको यूं ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर हमारे पास एक फोटोग्राफिक प्लेट, एक फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट के सामने एक रखा गया सोर्स, मतलब वो एलिमेंट जिसके अंदर से ये रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, मतलब ये सोर्स है। साथ ही साथ लगा दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरफ नेगेटिव प्लेट, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट। रेडिएशंस को पास करवाया गया। जब रेडिएशंस को पास करवाया गया तो पता चला कि कुछ रेडिएशंस हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट पास कर रही हैं, दे आर शोइंग नो डिफ्लेक्शन, बिल्कुल स्ट्रेट पास कर रहे हैं। एक दूसरी रेडिएशन है जो डिफ्लेक्शन शो कर रही है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो एक रेडिएशन हमें मिल गई जो डिफ्लेक्शन शो कर रही है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। दूसरी एक रेडिएशन हमें मिली जो कि डिफ्लेक्शन शो कर रही है टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। और फोटोग्राफिक फिल्म पे जाकर या उस प्लेट के ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाकर इम्प्रेशंस बन रहे हैं। अब हमने किया क्या? ये जो पहली तरह की रेडिएशन थी जो नेगेटिव की तरफ पहुंची, इस रेडिएशन को हमने नाम दे दिया अल्फ़ा। जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई इसे हमने नाम दे दिया बीटा। और जो थर्ड रे थी इसको हमने नाम दे दिया गैमा। अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अब अल्फ़ा के ऊपर और अल्फ़ा, बीटा और गैमा की प्रॉपर्टीज़। सो अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कुछ। सबसे पहले इनका चार्ज। अल्फ़ा का चार्ज कौन सा है? अल्फ़ा का चार्ज है +2,
बीटा का चार्ज है -1, गैमा का चार्ज है कुछ भी नहीं, इट इज़ न्यूट्रल। अब एक बात यहाँ पर हमें कैसे पता चला अल्फ़ा +2 है, बीटा -1 है। अगर आप मेरी डायग्राम को ध्यान से देखें तो मैंने एक चीज़ शो की, और वो ये कि बीटा की डिफ्लेक्शन देर बाद हुई है, अल्फ़ा की डिफ्लेक्शन बहुत पहले हो गई। इसका मतलब अल्फ़ा का चार्ज ज़्यादा है, बीटा का चार्ज कम है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि चार्ज सबसे ज़्यादा किस चीज़ का है, अल्फ़ा का, दूसरे नंबर पे बीटा का, और गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज के बाद नेक्स्ट चीज़ आ गई मैस। अल्फ़ा का जब मैस देखा गया तो अल्फ़ा का मैस है 4, बीटा का मैस है 0, गैमा का मैस भी 0। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पार्टिकल। पार्टिकल से मुराद, अब जाहिर सी बात है अगर कुछ चार्ज मैस है तो कोई ना कोई तो पार्टिकल होगा। अब मैस 4 हो, चार्ज +2 हो, इट शुड बी द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम, इट इज़ He+2। अल्फ़ा पार्टिकल असल में क्या चीज़ है, हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम में क्या होता है, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं क्योंकि चार्ज कितना है +2। इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, टोटल मैस कितना हो गया 4, चार्ज कितना हो गया +2। नेक्स्ट चीज़ आ गया बीटा। बीटा एक ऐसा पार्टिकल जिसका मैस 0 है, जिसका चार्ज -1 है, दैट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है दैट इज -1, मैस इज 0, चार्ज 2, मैस 4। गैमा, गैमा कोई पार्टिकल नहीं है। गैमा असल में क्या चीज़ है, नो चार्ज नो मैस, इट इज़ जस्ट अ रेडिएशन, इट इज़ अ फोटोन। ठीक, ये क्या चीज़ है, फोटोन, जो अपने साथ क्या कैरी करता है, इट कैरीज एनर्जी विद इटसेल्फ। बाकी भी जब पार्टिकल्स जब वो रेज एमिट होती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन गैमा थ्रू आउट टोटली कंसिस्ट ही एनर्जी पर करता है। नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर देयर आयोनाइजेशन एबिलिटी। तो आयोनाइजेशन एबिलिटी को जब हम देखते हैं, आयोनाइजेशन के मुकाबले के मामले में अल्फा पार्टिकल पहले नंबर पर। क्यों पहले नंबर पर है, इट हैज़ ग्रेटर मैस, इट हैज़ ग्रेटर चार्ज। अब आप जब अल्फ़ा बीटा गैमा को किसी भी मैटर में से पास करवाते हैं तो वो मैटर के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के 2 चांसेस होंगे इन केस ऑफ अल्फ़ा। नंबर 1, पहला तो ये होगा चांस कि इसके ऊपर चूंकि +2 चार्ज है, इट हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो जारी बात है उस एलिमेंट का तो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया, तो उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आना ही आना। तो इसका मतलब पहली टेंडेंसी तो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन उस मीडियम से गेन कर लेंगे जिसमें से पास कर रहे हैं। दूसरा, जब अल्फ़ा रेज पास करती हैं मैटर में से, तो हो सकता है वो मैटर में से गुजरते वक्त उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ही नॉकआउट करवा दें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक्स-रेज में होता था। अगर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका मैस 4 है, बहुत बड़ा है, जाते जाते इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर दे, उस गैस में से इलेक्ट्रॉन तो किक आउट हो गया, इसका मतलब ये उस पर चार्ज आ जाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल, सपोज ये न्यूक्लियस है किसी भी गैस का, इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में मैं ड्रॉ कर देता हूँ 5, इट इज़ नाइट्रोजन गैस, लेट्स से इट इज़ नाइट्रोजन। तो इसमें से मैंने अल्फ़ा रेडिएशन को पास करवाया। जब अल्फ़ा रेडिएशन पास की, इस इलेक्ट्रॉन को उसने रिमूव करवा दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन का चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस। सो नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, आयोनाइज। आई नो नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, नॉट इन द एटॉमिक फॉर्म, पर एग्जाम्पल देने के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ इस बात को कि ऐसा पॉसिबल है। तो आयोनाइजेशन के मुकाबले में ये नंबर 1, बीटा नंबर 2 पे। क्यों, बीटा का साइज़ छोटा है, बीटा का चार्ज भी कम है। जब इसका साइज़, इसका चार्ज कम है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल। और आयोनाइजेशन के मुकाबले में गैमा अल्फ़ा बीटा के मुकाबले में तीसरे नंबर पर आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ना ये किसी को नॉकआउट कर सकता है, तो गैमा कैसे आयोनाइज कर देता है गैसेस को या मैटर को। तो गैमा असल में क्या चीज़ है, गैमा इज़ फोटोन। जब ये फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन पे हिट करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, किसी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मुमकिन है कि एनर्जी इतनी ज़्यादा मिल जाए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के होल्ड से बाहर निकल जाए। तो इन दैट केस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एनर्जी रिलीज ही ना, कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो एलिमेंट आयोनाइज हो जाए।
तो वो गैस, वो मैटर आयनाइज हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जंप कर गया। ये भी मुमकिन है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाए कि न्यूक्लियस के होल्ड से ही बाहर निकल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब अंडरस्टूड है आयनाइजेशन हो गई। नेक्स्ट चीज़ इसमें देयर पेनिट्रेशन एबिलिटी। पेनिट्रेशन एबिलिटी को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो सपोज हमारे पास एक सोर्स है, इस सोर्स में से अल्फा रेडिएशंस भी एमिट हो रही हैं, तो अल्फा रेडिएशंस को रोकने के लिए अ सिंगल पीस ऑफ पेपर इज मोर देन एनफ। ये मैंने बीच में रख दिया एक पेपर, तो अल्फा रेडिएशन इसी पेपर से भी पास नहीं कर सकती। दे कैंट इवन पेनिट्रेट थ्रू अ पेपर शीट। उसके बाद इसका मतलब इनकी पेनिट्रेशन पावर तो बहुत कम हो जाएगी। तो पेनिट्रेशन, नेक्स्ट हेडिंग आ गई हमारी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के मामले में अल्फा पार्टिकल है तीसरे नंबर पे, सबसे इसकी पेनिट्रेशन सबसे कम है। ऐसा क्यों है? इसकी एग्जांपल यूँ आप समझें, एक बिल्कुल बारीक सा रास्ता है और उसमें से 3 तरह के लोगों ने गुजरना है, अ स्लिम वन, अ नॉर्मल पर्सन एंड अ फैट वन। जो फैट वाला होगा वो फंस जाएगा। अब देखा ना, अल्फा का मैच सबसे ज़्यादा है, जब मैच सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए गुजरना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो ये 3rd नंबर पर होगा अल्फा, बीटा और गैमा के मुकाबले में। जब हम बीटा को ऑब्जर्व करते हैं तो बीटा रेडिएशंस पेपर में से पास कर जाती हैं, और इनको रोकने के लिए एल्यूमिनियम शीट को हम यूज़ करते हैं, और एल्यूमिनियम शीट में से ये पास नहीं कर सकते। ये पेपर था एंड द अदर वन इज एल्यूमिनियम, जिसको आप पढ़ते हैं एल्यूमिनियम। नेक्स्ट चीज़ तीसरी रेडिएशन, अच्छा इसका मतलब पेपर में से तो पास करेगी, एल्यूमिनियम शीट में से पास नहीं कर सकी, इनका नंबर हो गया 2nd। और 3rd और तीसरी रेडिएशन है गैमा रेडिएशन। गैमा रेडिएशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, और ये हर चीज़ में से पास कर जाती है। इवन इट कैन पास थ्रू अ कंक्रीट शीट। अगर आपके पास कंक्रीट भी हो तो ये उसमें से भी पास कर जाती है। कंक्रीट में से भी पास कर जाना मतलब आपके घर की दीवार, ये उसको भी क्रॉस कर जाएगी। और इसको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, दैट इज़ लेड। ठीक है, इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेड। लेड का एटॉमिक नंबर है 82। लेड इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। सो पेनिट्रेशन के मामले में नंबर 1 पे कौन होगा? गैमा पार्टिकल। उसके बाद इनकी रेंजेस से मुराद डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती हैं। तो अल्फ़ा का चूँकि मैथ सबसे ज़्यादा है तो इसका ट्रैवल डिस्टेंस बहुत कम होता है। अल्फ़ा के लिए ट्रैवल डिस्टेंस होता है अ फ्यू सेंटीमीटर्स, बीटा के लिए फ्यू मीटर्स, और गैमा के लिए सेवरल 100 मीटर्स तक का डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकती हैं। उसके बाद अगर अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज एमिट हों तो न्यूक्लियस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन से मुराद कि जब किसी एलिमेंट में से एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो जाए तो व्हाट विल हैपन टू दैट न्यूक्लियस। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ आपके लिए अल्फ़ा डीके। अल्फ़ा डीके से मुराद एक एलिमेंट है, सपोज कोई भी, वो अपने अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट अपने अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करेगा तो क्या होगा? सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है रेडियम, एटॉमिक नंबर 88, एटॉमिक मास है 226। ये अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करता है। लेट्स से इट एमिट्स अल्फ़ा रेडिएशन, हीलियम +2, या अल्फ़ा आपने लिखना है, नॉट अ बिग डील, अल्फ़ा लिख दें। हीलियम +2 लिखना है तब भी कोई मसला नहीं है, हीलियम +2 2 4। अब जाहिर सी बात है इक्वेशन तो बैलेंस होनी चाहिए। 88 प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 हैं, मज़ीद बैलेंस करने के लिए कितने आने चाहिए? 86। मैस कितना है? 226, 4 हो चुका, बाकी कितना रह गया? 222। मतलब जो नया एलिमेंट या दूसरा एलिमेंट बन रहा है, इस एलिमेंट के पास 86 प्रोटॉन होंगे, और एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास 86 प्रोटॉन हो, दैट इज़ कॉल्ड रेडॉन। ये रेडॉन गैस है। तो ये एलिमेंट है रेडियम। ये जो नया एलिमेंट बना है, दिस एलिमेंट इज रेडॉन। ये नोबल गैस है रेडॉन, लेकिन नोबल इतनी भी नहीं है क्योंकि ये
एटॉमिक रिएक्शंस तो परफॉर्म, न्यूक्लियर रिएक्शन तो परफॉर्म करती है, साथ ही साथ कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती ही होती है, डेफिनेटली बात है। अब हुआ क्या, जब अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, पहले मास था 88, कम हो गया, कितना हो गया 86, मतलब मास में डिफरेंस कितना आया 2 का। पहले मास कितना था 226, अब कितना आया 4 का। मतलब इसके बाद का ये हुआ कि जिस एलिमेंट में से अल्फा रेडिएशन एमिट होंगी उसका मास कितना कम हो जाएगा 4, और उसका एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाएगा 2। तो इस बात को हम यूँ लिख सकते हैं कि सपोज करें हमारे पास एक एलिमेंट है x, इसका प्रोटॉन नंबर z, इसका एटॉमिक मास a, ये अपने अंदर से एक अल्फ़ा को एमिट करता है, साथ कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। जब अल्फ़ा एमिट होगा तो नया एलिमेंट बनेगा, नए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा z-2, और इसका मास कितना होगा a-4। तो ये है जनरल इक्वेशन फॉर द अल्फ़ा डीके, कि जब एक अल्फ़ा पार्टिकल डीके करता है, जब या कोई एलिमेंट अपने अंदर से अल्फ़ा एमिट करता है तो उसका मास कितना कम हो जाता है 4, उसका चार्ज कितना, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाता है +2। और वो एलिमेंट जो ये डिके शो कर रहा है, ये जो एलिमेंट होता है इट इज़ कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लियाई। ये जो एलिमेंट है इट इज़ कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लियाई। वो एलिमेंट जो अपने अंदर से एमिट कर रहा है, और वो जो नया एलिमेंट बन रहा है दैट एलिमेंट इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई। नेक्स्ट इसमें दूसरी तरह का डीके है दैट इज कॉल्ड बीटा डीके। बीटा डीके के अंदर थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा, बहुत आसान है बीटा डीके भी। बीटा डीके में न्यूक्लियस के अंदर से कौन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि बीटा असल में क्या चीज़ है, बीटा इज इलेक्ट्रॉन। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि बीटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सके। हालांकि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ के आते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं हो सकता। असल में न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो न्यूट्रॉन जब टूटता है तो न्यूट्रॉन टूटने पर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और साथ एक न्यूट्रिनो बनाता है। ठीक है, जब एक न्यूट्रॉन टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रिनो बनाता है। अब इक्वेशन को ज़रा बैलेंस करके देखिएगा, मास इधर 1 है, इस साइड पर भी 1, क्योंकि दोनों का मास 0, इसका मास 1। चार्ज इस साइड पर है 0, इधर चार्ज है +1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1, दोनों एक दूसरे को कैंसिल, तो चार्ज कितना हो जाएगा 0। अब इस बात को याद रखना है कि न्यूट्रॉन टूटता है तो टूटने पर एक प्रोटॉन बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बना रहा है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। तो यूं एटम के मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क किस पे पड़ेगा, चार्ज पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक, मास पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मास पे इफेक्ट ना होने की वजह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसिडर ही नहीं करते, हम तो एटॉमिक मास को डिफाइन ही यही करते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से गर्ज है। और दूसरी बात ये, इट इज़ अ न्यूक्लियस चेंज। तो खैर बीटा डिके अगर हम देखें तो सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं डिस्कस करूं कार्बन 614, जब ये बीटा डिके शो करता है तो सपोज बीटा एमिट हुआ, तो यहाँ पर जो नया एलिमेंट होना चाहिए उसमें प्रोटॉन अब कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन एक बढ़ जाएगा, क्योंकि जब न्यूट्रॉन टूटेगा तो क्या बनेगा, प्रोटॉन। पहले प्रोटॉन कितने थे 6, अब कितने हो जाएंगे 7, और वैसे भी 7 - 6 1 कितने होने चाहिए 6। मैस में कोई चीज़ नहीं, क्योंकि उसका तो मैस होता ही नहीं। और वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 7 है दैट एलिमेंट इज नाइट्रोजन। तो यूं कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन में, साथ कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और अब यहाँ पर आ गई जनरल इक्वेशन। मैं जनरल इक्वेशन इस केस में लिखूँ तो एक एलिमेंट था x, एटॉमिक नंबर z, एटॉमिक मास इसका a, बीटा डिके शो करता है तो नया एलिमेंट कौन सा बनता है, नया एलिमेंट है लेट्स से y। प्रोटॉन नंबर पहले से एक बढ़ गया, इधर 6 इधर कितना था 7, अगर होता 90 तो कितना हो जाता 91। 90 एलिमेंट कौन है, थोरियम है। 91 कौन सा है, प्रोटेक्टिनियम है। बुक एग्जाम्पल के अंदर थोरियम और प्रोटेक्टिनियम को यूज़ किया गया है। इट डजेंट मैटर आप एग्जाम्पल कौन सी यूज़ कर रहे हैं। प्रोटेक्टिनियम का मैस होता है 232, थोरियम का मैस 232। मैस में कोई चेंज नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आएगा, देयर इज ओनली ए चेंज इन द एटॉमिक
नंबर, और एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, पहले से एक बढ़ जाता है, Z+1 एटॉमिक मास A एज इट इज़, प्लस बीटा पार्टिकल और बीटा -1 0 और साथ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये है जनरल इक्वेशन। उसी तरह ये पेरेंट न्यूक्लियर और ये कौन सा है, डॉटर न्यूक्लियर। लास्ट डीके है जी गैमा डीके। गैमा डीके एक ऐसा डीके जिसके अंदर गैमा रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ एमिट होती हैं। अगर गैमा रेडिएशन एमिट होगी, गैमा का तो ना तो मैस है ना ही गैमा का कोई चार्ज है, तो जब गैमा डिके करेगा देयर विल बी नो चेंज इन द एटॉमिक नंबर, नो एनी चेंज इन द एटॉमिक मैस। फ़र्क कहाँ पर आ गया, गैमा फिर कहाँ से निकल आया, हो सकता है वो एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में हों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गैमा डीके अकेला कभी भी नहीं होता। गैमा उसी सूरत में होगा जब अल्फ़ा डीके हो या बीटा डीके हो। चूँकि अल्फ़ा डीके के दौरान भी एनर्जी रिलीज़ होती है, बीटा डीके के दौरान भी एनर्जी रिलीज़ होती है। हो सकता है वो पर्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जंप कर जाएं, क्योंकि एटम का न्यूक्लियस एनर्जी रेडिएट कर रहा है। जब एटम का न्यूक्लियस एनर्जी रेडिएट करता है तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्जॉर्ब कर लें, तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में चले जाएं। फिर जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड में आएंगे तो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड गैमा डीके। ये एनर्जी असल में कहाँ से आ रही थी, इट इज़ कमिंग फ्रॉम, इसका बेसिक सोर्स कौन था, न्यूक्लियस। तो इस वजह से ये न्यूक्लियर रिएक्शंस का हिस्सा है। और इसकी एग्जांपल के अंदर आपकी बुक पे एग्जांपल लिखी गई है कोबाल्ट 2760, कोबाल्ट 2760। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा स्टार लगा रहा हूँ, ये स्टार ये शो कर रहा है दिस इज़ रेडियोएक्टिव। सो ये अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करेगा, रेडिएशन को एमिट करने के बाद 2760, अब स्टार मैंने यूज़ नहीं किया बिकॉज आई वांट टू शो दैट इट्स नॉट रेडियोएक्टिव एनीमोर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसमें से एमिट होगी एक गैमा, गैमा के ऊपर 0 0, ना चार्ज ना मैस। अब मैं एनर्जी नहीं लिख रहा इसके साथ, उसकी वजह गैमा इटसेल्फ एनर्जी होती है, तो आपको ऐसा ही लिखने की ज़रूरत नहीं है। जनरल इक्वेशन इसके लिए, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेट्स से हमारे पास कोई एलिमेंट है x, एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास A, ऊपर लगा दें स्टार, नया एलिमेंट। अब नया एलिमेंट Y नहीं बनेगा, X ही रहेगा। क्यों? नया एलिमेंट उस सूरत में बनता है जब एटॉमिक नंबर चेंज हो। एटॉमिक नंबर तो चेंज ही नहीं हो रहा, वो तो Z का Z, वो पहले भी 27 था, अब भी 27 है। ज़रूरी नहीं है कि कोबाल्ट की एग्जाम्पल में, किसी भी एग्जाम्पल में देख लें तो एटॉमिक मास A, एक्स एलिमेंट वही का वही, और साथ क्या एमिट हो जाएगा, गैमा रेडिएशन एमिट हो जाएगी। सो दिस इज़ द जनरल इक्वेशन फॉर गैमा डीके। सो ये हमारा टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी का। नेक्स्ट, जब कोई एलिमेंट अपने अंदर से रेडियो एक्टिविटी या इन रेडिएशंस को एमिट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास चेंज होता है। अगर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास चेंज हो गया तो न्यूक्लियस चेंज हो गया, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, न्यूक्लियस का चेंज हो जाना। और फिर ये एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो करता क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी इसलिए शो करता है ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। एक एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी उसी सूरत में ही होता है व्हेन इट इज़ अनस्टेबल। और इस चीज़ के सारे जवाब हमें नेक्स्ट टॉपिक हाफ लाइफ में मिलेंगे, वहाँ पर हम इनको भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ। अल्लाह हाफ़िज़।